नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, उसका पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने दो प्रयोग किए थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, मटर के 7 लक्षणों को लेकर मेंडल ने अध्ययन किया था। तो इन्हीं में से जब एक संकर संकरण जब करा रहे थे तो इन्होंने एक लक्षण को लिया और उसी पर इन्होंने आगे अध्ययन किया। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि एक लक्षण लेते हैं पौधे का और उसको अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि किसी एक लक्षण के लिए दो रूप होते हैं, यानी विपर्यासी रूप होते हैं। लंबाई के लिए यहाँ पर दो रूप हैं, एक लंबा और एक बोना, ठीक, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि जो लंबा लक्षण है ये कैसा होता है, प्रभावी होता है, और जो बोना होता है ये अप्रभावी होता है। हम हर जगह इसको टॉल और ड्वार्फ नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम संकेतों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए संकेत जो होता है कुछ उसका इस्तेमाल करने का नियम है। तो जो प्रभावी लक्षण होता है उसका जो इंग्लिश शब्द होता है उसका पहला लेटर जो होता है उसको हम कैपिटल रूप में लिखते हैं। जो प्रभावी होता है उसका पहला लेटर लिखते हैं, ठीक, वो भी कैपिटल में। जबकि जो अप्रभावी होता है इसमें हम इसको डी या स्मॉल डी इस तरह से ना लिखते हुए इसको हम क्या करते हैं, इसी का जो प्रभावी होता है उसी के स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। मेंडल के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन जिम्मेदार होते हैं। मेंडल के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन जिम्मेदार होते हैं। मेंडल ने जीन शब्द नहीं दिया, उन्होंने इसको कारक कहा था। उन्होंने कहा था किसी एक लक्षण के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, पेयर्स में लिख देंगे, ठीक, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब क्या होगा कि इसमें हमें क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराना है तो क्या है कि ये मान लेते हैं जनक हैं, इनके अंदर क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। जैसा कि हमने जनन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि पहले युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मकों का निर्माण होता है तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहले अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या जो है कैसी रह जाती है, आधी आधी रह जाती है। तो इस तरह से हमें जो गुणसूत्र हैं, जो युग्मक जो मिलेंगे हमें, उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी आधी मिलती है, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ पर मेंडल ने पर परागण कराया। क्या कराया, पर परागण। मेंडल ने यहाँ पर परागण कराया और देखा कि उनको क्या प्राप्त हुआ, क्या रिजल्ट प्राप्त हुए। तो जब यहाँ पर वो देखते हैं इस तरह से उनको रिजल्ट प्राप्त हुए, कैपिटल टी एंड सॉरी इस तरह से जब इन्होंने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर हर जगह कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। ये क्या है, F1 पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी में इनको कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से 4 संतति प्राप्त होती है। लेकिन चारों कैसी हैं, संकर लंबी। यहां पर संकर लंबी क्यों हुई, मेंडल का नियम है, इसी के आधार पर मेंडल का नियम है, जो जीन प्रभावी होता है वही अपने लक्षण को अगली पीढ़ी में प्रभावी रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर कैपिटल टी है इसीलिए ये कैसा हो गया, लंबा हो गया। लेकिन साथ में एक कैसा है, स्मॉल टी भी है। स्मॉल टी होने के कारण से ये कैसा है, हाइब्रिड है, मतलब ये कैसा नहीं है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पीढ़ी में एक भी पौधा शुद्ध प्राप्त नहीं होता है। तो इस कारण से मेंडल क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए पौधों को आगे लेकर के जाते हैं अध्ययन के लिए और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए पौधों को लाते हैं आगे, उसका संकरण कराते हैं फिर से। तो F2 पीढ़ी में देखते हैं क्या होता है, फिर से इसमें युग्मकों का निर्माण होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ पर, ठीक। और अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ पर युग्मक बन गए, ठीक। ये जनक हैं, इनके पेरेंट्स हैं ये वाले, और ये युग्मक हैं। तो इनमें वापस से क्या होगा, अब यहाँ पर परागण ना करा करके स्वपरागण कराया जाता है, ठीक। तो कैपिटल टी
समझ गए होंगे, यहाँ पर शुद्ध पौधा प्राप्त हुआ है। फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ में जब हम संकरण कराएंगे तो यहाँ से वापस हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम इसी तरह से लिखते हैं, जो कैपिटल वाला होता है, प्रभावी वाला होता है, उसको पहले लिखते हैं, अप्रभावी वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक। फिर वापस से इसका इसके साथ संकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है स्मॉल टी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कितने शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं F2 पीढ़ी में। अब ये वाली जो है F2 पीढ़ी है, ये वाली कौन सी पीढ़ी है, F2 यानी द्वितीय पीढ़ी है। तो द्वितीय पीढ़ी में पहला यहाँ पर हम देखते हैं ये शुद्ध लंबा पौधा है। कैसा है ये, शुद्ध लंबा पौधा। और ये दोनों कैसे हाइब्रिड है, क्योंकि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। कैपिटल टी है मतलब टॉल है, तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, और जो अप्रभावी है ये अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये पौधा कैसा हो जाएगा, लंबा तो रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, हाइब्रिड रहेगा। तो इसको हम कह देंगे संकर लंबा, ठीक। और ये वाला जो है सबसे लास्ट वाला, दोनों स्मॉल है, तो यहाँ पर जो पौधा है ये हमें कैसा प्राप्त होगा, बोना पौधा प्राप्त होगा, ठीक। लेकिन कैसा होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्मॉल हैं, ठीक। तो इस तरह से हमें F2 पीढ़ी में एक पौधा शुद्ध प्राप्त होगा, दो पौधे संकर लंबे और एक पौधा शुद्ध बोना प्राप्त होता है, ठीक है। यही है मेंडल का एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है कि लक्षण प्रारूप अनुपात कितना प्राप्त होता है और जीन प्रारूप अनुपात कितना प्राप्त होता है। किस तरह से देखेंगे, तो सबसे सरल तरीका है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को पहचानने का। लक्षण प्रारूप जिसमें हम पौधे को बाहर से देखकर ही पहचान ले, जैसे कि हमारे पास में दो पौधे हैं, एक पौधा बड़ा है और एक छोटा है, तो इसको हम देखकर ही पहचान लेंगे कि पौधा कैसा है, लंबा है, और एक पौधा कैसा है, छोटा है। देख के ही समझ में आता है, मतलब जो चीज़ हमें देख के समझ में आती है उसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप अनुपात। तो फिनोटाइप अनुपात हमें क्या प्राप्त होगा, देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि लंबे पौधे कितने हैं यहाँ पर और बोने पौधे कितने हैं। मतलब हम इसको देख करके समझ जाएंगे कि लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए हमें और बोने पौधे कितने प्राप्त हुए। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये भी लंबा, ये लंबा, लंबे यहाँ पर दो हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर हमें लंबे पौधे कितने प्राप्त होते हैं, 3, और एक पौधा जो होता है हमें बोना प्राप्त होता है। तो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात बनता है 3:1 बनता है, ठीक, 3:1। इसी तरह होता है एक जीन प्रारूप अनुपात। क्या होता है, जीन प्रारूप अनुपात, हिंदी में लिखते हैं, चलो। जीन प्रारूप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, इसको हम यहां देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैपिटल टी कितने हैं, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, ठीक है, और स्मॉल टी कितने हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कैपिटल टी कितना है, 1, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर 2 हैं, और स्मॉल टी कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर अनुपात बनेगा हमारा 1:2:1, यानी इसका अनुपात है 1:2:1, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, दोनों में से एक अनुपात कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्लास में हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, 3 नियम दिए थे। तो यहाँ पर 2 नियम आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहला है आपका प्रभाविता का नियम, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो लक्षण प्रभावी है वही अगली पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा, और जो अप्रभावी है वो अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा। यही है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जब यहाँ पर इसमें जनकों से संतति बनती है तो इनमें जो जीन हैं अलग अलग यहाँ पर पृथक पृथक रूप से जाते हैं, ठीक है ना। ये है पृथक्करण का नियम। इस तरह से जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और प्रभाविता का नियम, पृथक्करण के नियम, ये तीनों टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं।
आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक्स समझ आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।